अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट उर्दू मीडियम की वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 3 जो कि 13 दिसंबर 2017 को हुआ था मॉर्निंग सेशन में, उसका तीसरा हिस्सा पार्ट 3 सॉल्व करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 51 है, फल मंदरजा झैल पर मुश्तमिल है। ट्रांसलेशन थोड़ा बेतरतीब है। फ्रूट्स कंटेन द फॉलोइंग, फलों के अंदर दर्जे झैल चीज़ें होती हैं। इस तरह से सवाल होगा ये। ऑप्शंस है ए शक्कर, बी कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स, सी विटामिन, डी मंदरजे बाला तमाम। ऊपर जितनी भी चीज़ें दी गई है, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट यानी कि निशास्ता, मिनरल्स और विटामिन, ये तमाम ही चीज़ें फ्रूट के अंदर मौजूद होती है, इसलिए हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। सवाल नंबर 52 है, मंदरजा झैल में से कौन सी तस्वीर मर्द बाप एडवोकेट के दरमियान ताल्लुकात की नुमाइंदगी करती है? 3 चीज़ें दी गई है। सवाल नंबर है ये 52, मर्द है, बाप है और एडवोकेट है। इन तीनों में से मतलब इन तीनों के ताल्लुक को जाहिर करने वाली शक्ल बताना है हमें। नाउ मर्द है और बाप है और एडवोकेट है। अब इंसान जो होते हैं उनमें 2 जीन्स पाई जाती है, एक मर्द और एक औरत की। तो इसलिए मर्द और औरत के लिए 2 अलग अलग दायरे होंगे। ये मर्द हजरात के लिए दायरा हो गया, औरतों के लिए एक अलग दायरा होगा। अब इन मर्द में से कुछ मर्द शादीशुदा होंगे और कुछ को औलादे भी होंगी। औलाद होंगी मतलब यानी कि वो बाप होंगे। बाप होंगे इसलिए मर्द के अंदर ही बाप का एक दायरा आएगा, इस तरह से। अब जितने भी बाप होंगे जो शादीशुदा होंगे, तकरीबन तमाम ही पेशावर अफराद होंगे। तकरीबन तमाम ही पेशावर अफराद होंगे। अब अलग अलग पेशे हो सकते हैं। कुछ अफराद जो है बाप होने वाले वो वकील भी हो सकते हैं। तो कुछ मर्द भी वकील हो सकते हैं और कुछ बाप भी वकील हो सकते हैं, इसलिए दोनों को कंबाइन करता हुआ एक सर्कल आएगा इसका, इस तरह से। वकीलों का सर्कल, एडवोकेट का सर्कल। इस तरह से शक्ल बनेगी इन तीनों के ताल्लुक को जाहिर करने वाली। अब हम फिगर में देखते हैं कभी, तो ए वाली जो फिगर है इससे मिलती जुलती है, इसके जैसी ही है, इसलिए ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे हम इस सवाल के जवाब के लिए। सवाल नंबर 53 है, बच्चों के रवैये में तरमीम करने का सबसे मौसर तरीका मंदरजा झैल में से कौन सा है? Which one of the following is the most effective method of modification in children's behavior? तुलबा के बच्चों के बर्ताव में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए कौन सा तरीका सबसे कारगर साबित होता है, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए इनाम, बी सजा, सी इल्ज़ाम तराशी, डी रस्टिकेशन इखराज करना यानी कि उन्हें क्लास या स्कूल से निकाल देना। सबसे बेहतरीन हिकमत अमली इनाम देने की हिकमत अमली होती है तुलबा के बर्ताव में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए। ऑप्शन ए रिवॉर्ड इनाम को सिलेक्ट करेंगे हम। सवाल नंबर 54 है, इंसानी माशरे के बुनियादी यूनिट के तौर पर मंदरजा झैल में से कौन सा शुमार किया जाता है? इंसानी माशरा समाज की बुनियादी इकाई, यूनिट यानी कि इकाई, बुनियादी इकाई क्या होती है ये हमसे पूछ रहा है सवाल में।
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में भी है ये। हमें पता है कि जो फैमिली होती है, खानदान जो होता है, वो समाज की बुनियादी इकाई होता है। ऑप्शंस है ए खानदान, बी स्कूल, सी पड़ोस, डी सोशल क्लास मतलब माशराती निज़ाम। ऑप्शन ए खानदान को, फैमिली को सिलेक्ट करेंगे हम इसके लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 55। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। दिए गए मुतबादिलात में से ऐसे मुतबादिल का इंतखाब कीजिए जो मंतकी तौर पर सवाल में दिए गए दोनों बयानात की पैरवी करता हो, ना कि किसी वाहिद बयान की। मुतबादिलात में से ऐसा मुतबादिल हमें सिलेक्ट करना है जो सवाल के अंदर दिए गए दो बयानात की पैरवी करता है, दो बयानात से मेल खाता है, किसी एक अकेले से नहीं। बैकवर्ड दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए उस ऑप्शन ने। ऐसा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले बयानात देख लेंगे सवाल में। सवाल में जो बयानात दिए गए हैं वो है नो प्लेन इज शिप, कोई हवाई जहाज बहरी जहाज नहीं है। और दूसरा बयान है कोई बहरी जहाज बस नहीं है। इंग्लिश में ही लेंगे हम इसे। कोई भी प्लेन शिप नहीं है, कोई भी प्लेन शिप नहीं है और कोई भी शिप बस नहीं है। अगर सेट के फॉर्म में इसे हम डिनोट करते हैं तो ये तीन अलग अलग दायरों से डिनोट होगा। सवाल नंबर 55, कोई भी प्लेन शिप नहीं है, उसके लिए एक दायरा होगा, ये प्लेन वाला दायरा हो गया। अब कोई भी प्लेन शिप नहीं है मतलब शिप का दायरा अलग रहेगा। तो इन दोनों में मिक्सिंग नहीं हो रही है क्योंकि कोई भी प्लेन शिप नहीं है। उसी तरह से कोई भी शिप बस नहीं है, ये भी हमसे बोल रहा है, तो शिप और बस के अंदर भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो इस तरह से तीन दायरे बनेंगे, तीनों के अलग अलग प्लेन का, शिप का और बस का। अब हमें ऑप्शंस में क्या क्या बोल रहा है ये देखेंगे हम। ऑप्शन ए हमसे बोल रहा है कि नो बस इज प्लेन, कोई भी बस प्लेन नहीं है, कोई भी बस प्लेन नहीं है। अब हमें सवाल में जो दो बयानात दिए गए हैं वो है कोई भी प्लेन शिप नहीं है। सवाल के बयान है कोई प्लेन शिप नहीं है, ये पहला बयान दिया गया है। और दूसरा बयान है कोई शिप बस नहीं है। तो बयानात में प्लेन और शिप के दरमियान ताल्लुक दे रहा है और शिप और बस के दरमियान ताल्लुक दे रहा है, ना कि बस और प्लेन के दरमियान। तो बस और प्लेन के मुतालिक कोई भी मालूमात को हम वाज़े अंदाज में नहीं कह सकते। ऑप्शन ए में बोल रहा है कोई भी बस प्लेन नहीं है, तो इसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वाज़े अंदाज में इस बारे में कोई कहा नहीं गया है। तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट नहीं कर सकते हम। ऑप्शन बी है नो प्लेन इज बस, कोई भी प्लेन बस नहीं है, उसका एग्जैक्ट उल्टा दे रहा है, तो इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हम क्योंकि बस और प्लेन का ताल्लुक हमसे वाजे नहीं किया गया है। प्लेन और शिप का किया गया है, शिप और बस का किया गया है, प्लेन और बस का नहीं किया गया है। ना तो कोई प्लेन बस है ना कोई बस प्लेन है, इस तरह से हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर कोई भी इसका कोई ताल्लुक सवाल के अंदर मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, सी है ऑप्शन दोनों ए और बी, दोनों ए और बी सही है ऐसा कह रहा है सी, जो कि गलत है क्योंकि ना तो ए सही है ना ही बी सही है। डी है कोई भी नहीं, कोई भी मुताबिक नहीं है, कोई भी पैरवी नहीं करता है, इस तरह से जुमला है ये, ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी यही सही जवाब रहेगा सवाल नंबर 55 का। सवाल नंबर 56 की जानिब बढ़ते आगे। अब हम सवाल नंबर 56 में बोला गया है
64% को हिस्से में तहवील कीजिए। हिस्से में यानी कि कसर में तहवील कीजिए। फ्रैक्शन इंग्लिश में बोला गया है हमें, अपूर्णांक मराठी में भी बोला गया है, उर्दू ट्रांसलेशन में उसे हिस्सा ले लिया गया है। सवाल को हम पढ़ेंगे, 64% को कसर में तहवील कीजिए। सवाल नंबर 56 सिंपल सा है, 64% यानी कि 64 100 में से, जिसे हम 64/100 इस तरह से लिखते हैं। अब कसर को मुख्तसर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को किसी एक मुश्तरक अदद के पहाड़े से तकसीम कर देंगे। 64 और 100 दोनों 4 से तकसीम होते हैं, तो 64 को पहले 4 से तकसीम करेंगे। 4 एकन 4, 6 में से 4 निकला, बचा 2, 4 छंग 24, तो ऊपर आ जाएगा 16। 100 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंजे 20, तो 4 से तकसीम होने पर 64 का आया 16, 100 का आया 25, तो इस तरह से 16/25 इस तरह से कसर में तब्दील होगा 64%। ऑप्शन है 12/25, 17/25, 16/5 और डी 16/25। डी यानी कि 16/25 को सिलेक्ट करेंगे हम इस सवाल के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 ट्रांसलेशन की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम, ऐसा कौन सा अदद सबसे बड़ा अदद है जो 307 और 330 को तकसीम करने पर बिलतरतीब बाकी 3 और 7 देता है। सवाल है, हमें सबसे बड़ा ऐसा अदद निकालना है जो 307 को तकसीम करने पर 3 बाकी देता है और 330 को तकसीम करने पर 7 बाकी देता है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि तकसीम वाला अदद कौन सा है। जो अदद है वो क्या कर रहा है, 307 को तकसीम कर रहा है और बाकी 3 दे रहा है। 57 नंबर का सवाल है ये। 307 को तकसीम करके 3 बाकी दे रहा है, इसलिए हम तकसीम होने वाला अदद निकाल लेंगे। 307 में से 3 को तफरीक कर देंगे, तो ये हो जाएगा 304। इसी तरह से 330 को तकसीम करके बाकी दे रहा है 7, तो हम तफरीक करके 7 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 323। तो ये आदाद हो गए जो तकसीम हो रहे हैं मुकम्मिल तौर पर उस सबसे बड़े अदद से, जो कि हमें निकालना है। अब वो सबसे बड़ा अदद जो है वो कैसे निकालेंगे हम, उसे निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर लेंगे, 304 और 323 का मीमैन अलीफ निकालेंगे। मुश्तरिक आधे आज़म या फिर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मुश्तरिक आधे आज़म ऐसा अदद होता है जो किसी 2 या 2 से ज्यादा आदाद को तकसीम करने वाला सबसे बड़ा अदद होता है। कैसे निकालेंगे अब हम मुश्तरिक आधे आज़म, 304 और 323 इन दोनों को तकसीम करने वाले अदद से हम इन दोनों को तकसीम कर देंगे। अब इन दोनों को कौन सा अदद तकसीम करता है मुकम्मिल तौर पर, वो है 19। 19 का पहाड़ा 30 के पहले तक 19 एकन 19, बचता है 11, 19 छंग 114। उसी तरह से 19 को 323 को 19 से तकसीम करेंगे। नाउ 19 एकन 19, बचा 3, 19 सत्ते 100, बचा 13, 13 3 के साथ में मिलाएंगे 133 बनेगा, 19 सत्ते 133। तो इस तरह से 19 से तकसीम होकर 304 का 16 आया और 323 का 17 आया। तो इस तरह से जो अदद है सबसे बड़ा अदद 304 और 323 को तकसीम करने वाला वो है 19। अब सवाल में 307 और 330 को लेकर सवाल दे रहा है, तो ज्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 307 में से 3 तफरीक करते हैं 304, 330 में से 7 तफरीक करते हैं 323।
23। तो इस तरह से ये जवाब रहेगा। अब यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि हमें कसौटियां, तकसीम की कसौटियां याद रहना जरूरी है। 304 और 323 3 से तकसीम होता है, 4 से तकसीम होता है, 5 से तकसीम होता है, 6 से तकसीम होता है। इस तरह से हमें सोचकर अदद निकालना होगा कि ये कौन से अदद से तकसीम होता है। सो 19 के पहाड़े की जो कसौटी है वो क्या होती है? वो होती है आखिरी हिंसा। जो भी अदद होते हैं उनके आखिरी हिंसे को 2 से ज़रब करना पड़ता है और जो जवाब आता है, जवाब को बाकी आदाद के साथ जमा करना पड़ता है। तो जो नंबर हासिल होता है हमें, वो नंबर अगर 19 से तकसीम होता है तो वो पूरा अदद भी 19 से तकसीम पजीर होगा। ये 19 की कसौटी है। अब इसे 1 बाय 1 लेके देखेंगे हम। 304 में आखिरी जो हिंसा है वो क्या है? 4 है। तो 4 को 2 से ज़रब देंगे हम। 4 दूनी होता है 8। अब 8 किस में जमा करेंगे? बाकी वाले अदद में। यहां पर बाकी क्या बच रहा है? 30 बच रहा है। तो 30 जमा 8 ये होगा 38। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि 38 19 से तकसीम होता है या नहीं होता है। 19 से 19, 19 दूनी 38। 38 19 से तकसीम होता है, यानी कि 304 भी 19 से तकसीम होता है। इसी तरह से 323 के लिए चेक करेंगे हम। 323 में आखिरी हिंसा है 3। 3 को ज़रब करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 6। 3 दूनी 6। 6 को जमा करेंगे बाकी के अददों में। बाकी का अदद है 3 और 2, सो 6 जमा 32, ये हो जाएगा 38। यहां पर भी 38 आ रहा है जो कि 19 से तकसीम होता है मुकम्मिल तौर पर। तो इस तरह से कसौटी के जरिए हमें याद करना जरूरी है कि कौन से आदाद किस अदद से तकसीम होते हैं। सवाल नंबर 57, उसके बाद में सवाल नंबर 58। मंदरजा झैल जानवरों में सबसे ज्यादा वफादार जानवर किसे समझा जाता है? मछली, गधा, गाय या कुत्ता? वफादार जानवर जो होता है वो कुत्ता होता है। ऑप्शन डी डॉग, कुत्ता को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 59। मंदरजा झैल नफ्सियाती तामीर में से कौन सा मॉरिसी उनसर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इज डिटरमाइंड थ्रू हेरिडिटी? कुछ नफ्सियाती तामीर के अवामिल दिए गए हैं, उनमें से हमें पहचानना है कि किसका ताल्लुक हेरिडिटी से होता है, तवारुस से होता है। ऑप्शन ए है जहानत, बी है जिन्स, सी है शख्सियत और डी है सीखना। सो जिन्स इस नुक्ते का, इस अवामिल का जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्टली हेरिडिटी से होता है, तवारुस से होता है। ऑप्शन बी सेक्स, जिन्स को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 60। अगर कमरे को खिड़की, खिड़की को दरवाजा, दरवाजे को चारपाई, चारपाई को कुर्सी, कुर्सी को अलमारी, अलमारी को मेज और मेज को स्टूल कहा जाए तो हम कपड़े किस में रखते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिर्फ लंबा करके उसको ट्रिक कर दिया है। हम कपड़े किस में रखते हैं? सबसे पहले इस बात पर ध्यान देंगे हम, कपड़े जो है हम वो अलमारी में रखते हैं। किस में रखते हैं? अलमारी में रखते हैं। अलमीरा जिसे कहते हैं इंग्लिश में, या फिर वार्डरोब कहते हैं, लेकिन यहां पर वार्डरोब नहीं दे रहा है, यहां पर कबर्ड दे रहा है इंग्लिश के अंदर। तो कबर्ड के ऊपर ध्यान रखेंगे हम सवाल में से ऐसा नुक्ता ये करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसमें कबर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब कबर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कहां पर दी जा रही है? कुर्सी को अलमारी, अलमारी को मेज कहते हैं। हम कपड़े रखते हैं अलमारी में, और अलमारी किसे कहा जा रहा है? मेज कहा जा रहा है, अलमारी मेज को कहा जा रहा है, इसलिए मेज वाला ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा इस सवाल का। ऑप्शंस है ए मेज, बी अलमारी, सी कुर्सी, डी चारपाई। अब यहां पर देखिए ए और डी जो है वो उर्दू मीडियम के लिए ऊपर नीचे हो गए हैं। डी वाला ऑप्शन टेबल, इंग्लिश के हिसाब से
इसे सिलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि टेबल ही मेज होता है, चारपाई बेड को कहते हैं। ऊपर नीचे ऑप्शंस हो गए हैं वो ध्यान से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे हम। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 61, नालंदा यूनिवर्सिटी डैश रियासत में है। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है, जो कि नालंदा जिले में ही वाक़ है, और नालंदा जिला रियासत बिहार में वाक़ है। ऑप्शन सी बिहार को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 62। सवाल नंबर 62 में सवाल को जिस तरह से पढ़ेंगे हम, दिए गए सवाल में एक मरकजी बयान और इसके बाद 4 बयानात ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। एक बयान दिया गया है मरकजी बयान, उसके बाद 4 बयानात ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। मुतबादिलात में से बयानात की ऐसी जोड़ी जाहिर करने वाला मुतबादिल मुंतखब कीजिए जिसमें पहला बयान दूसरे बयान की तरफ इशारा करता है और दोनों बयान मंतकी तौर पर मरकजी बयान के मुताबिक हैं। तो हमें बयानात की ऐसी जोड़ी मुंतखब करना है जिसमें दोनों बयान मरकजी बयान के मुताबिक है, मरकजी बयान के मानी के हिसाब से है, और साथ ही पहला बयान जो है वो दूसरे बयान की तरफ इशारा कर रहा है। बयानात क्या है? बयानात है सबसे पहला राम बहादुर। मरकजी जो बयान है वो है राम या तो बहादुर है या बुज़दिल, ये मरकजी बयान है। और इसके बाद के जो 4 बयानात दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, वो कुछ इस तरह से है। राम बहादुर है, राम बहादुर नहीं है, राम बुज़दिल है, राम बुज़दिल नहीं है। मंतकी आजमाइश का सवाल है ये, या का सवाल है, कंजंक्शन और जो होता है वो उसका सवाल है ये, राम या तो। या के जितने भी सवालात हैं उसमें ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑप्शन पहला वाला पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव होता है, या फिर पहला वाला नेगेटिव है तो दूसरा वाला पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हमें सवाल में मरकजी बयान में राम या तो बहादुर है, मतलब पहला वाला पॉजिटिव लेना है हमें, राम बहादुर है ऐसे लेते हैं अगर कभी हम, तो दूसरा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वो बुज़दिल नहीं है। राम बहादुर है और राम बुज़दिल नहीं है। इन दोनों कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेंगे हम। इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए क्वेश्चन के अंदर जो है वो है डी, ए, ये वाले बयानात दिए गए हैं। ये वाले बयानात से मिलता जुलता जो ऑप्शन है मुतबादिल है वो बी वाला है, डी ए। बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 63। दिए गए सवाल में एक बयान और इसके बाद 2 नताइज दिए गए हैं। दिए गए सवाल में एक बयान दिया गया है और फिर 2 नताइज दिए गए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। इस बिना पर दर्ज झैल मुतबादिलात में से इंतहाई मौजू मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। बयान को देखना है और नताइज को देखना है और उसके हिसाब से जो ऑप्शंस है ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऊपर के जैसे ही सवाल है, सिर्फ ऊपर क्या था, बयान और बयान का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन बयान और उसके नताइज का क्वेश्चन है। बयान जो मरकजी बयान है वो इस तरह से है, एक्स ने 1000 नंबरों में से 800 नंबर हासिल करके रियासत में ग्रेजुएशन इम्तिहानों में अव्वल पोजीशन हासिल की। एक्स एक तालिब इल्म है जिसने 1000 नंबर में से 800 नंबर सिक्योर किए और पूरी स्टेट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अब इसके जो बयान नताइज दिए गए हैं वो इस तरह से है, रियासत में किसी और ने 800 से ज्यादा नंबर हासिल नहीं किए। अब एक्स जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सिर्फ उसी ने 800 नंबर लिए हैं और उसके अलावा किसी ने नहीं लिए हैं। तो नतीजा 1 जो है ये दुरुस्त है। और दूसरा है 400 नंबर हासिल करने वाला शख्स इम्तिहान में पास हो जाएगा। अब यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया कुछ भी नहीं बता रहा है हमें क्वेश्चन के बयान के अंदर, तो इसलिए बयान 2 को हम सही है या गलत इस तरह से कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, बयान 1 के बारे में हम वाज़े अंदाज में कह सकते हैं कि ये बयान जो है नतीजा 1 जो है वो राइट नतीजा है। तो इस तरह से इसी मुनासिबत से हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए है सिर्फ नतीजा 1 लागू होगा, बी है सिर्फ नतीजा 2 लागू होगा, या तो नतीजा 1 लागू होगा या नतीजा 2 लागू होगा, ये सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है ना ही नतीजा 1 और ना ही नतीजा 2 लागू होगा। तो डिस्कशन के हिसाब से हमारा
जो कंक्लूजन है वो इस तरह से है कि सिर्फ नतीजा एक ही लागू होगा, इसलिए ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 64, हिरमोड या शब्दाचा समानार्थी शब्द लिहा। हिरमोड इस शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है हमें। अब समानार्थी शब्द लिखने के लिए सबसे पहले हिरमोड के मानी मालूम होना जरूरी है हमें। हिरमोड जो होता है इसका मतलब होता है मायूसी। मायूसी से मिलता जुलता जो लफ्ज है वो सिलेक्ट करेंगे हम। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हुरूप, हुरूप का जो मीनिंग होता है वो जोश होता है, वलवला होता है। निराशा, निराशा यानी के मायूसी होता है। सी उम्मीद, उम्मीद यानी के उम्मीद होता है। और उत्साह, उत्साह का मतलब जोश होता है। सो ऑप्शन बी निराशा, मायूसी, ये जो है ये हममानी लफ्ज है, समानार्थी शब्द है हिरमोड का। ऑप्शन बी निराशा को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 65, अहम जिम्मेदारी जिसके साथ स्कूल के अहलकारों को तैनात किया गया है वो है। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि स्कूल में असातिज़ा या फिर जो भी अहलकार होते हैं उनको किस नीयत से, किस लिए तैनात किया जाता है, किस लिए हायर किया जाता है, मामूर किया जाता है। जवाबात है, ऑप्शंस है समाजी तवक्कात के मुताबिक इंसानी फितरत को तब्दील करने के लिए। नेक्स्ट, माशरे के मुतालबात के मुताबिक बच्चे को एडजस्ट करने के लिए, बच्चे की फितरत और ज़रूरियात के मुताबिक समाजी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, बाहमी फ़ायदे के लिए, बच्चे की ज़रूरियात को बेहतर बनाने और समाज के मुतालबात को हम आहंग करने के लिए। ऑप्शन डी जो है ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आंसर के लिए। बाहमी फ़ायदे के लिए, बच्चे की ज़रूरियात को बेहतर बनाने और समाज के मुतालबात को हम आहंग करने के लिए। ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे इसके लिए हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 66, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ओपन द डोर, सवाल है ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस निकालना है, इसका पैसिव वॉइस निकालना है। अब ये जो सवाल है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है। ऑर्डर वाले सेंटेंस में ज्यादातर सेंटेंसेस में जो पैसिव वॉइस होता है वो लेट से स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी चारों में सिर्फ एक ऑप्शन है जो सी, वो लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट द डोर बी ओपन। सो यही ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अब हम एक के बाद एक देखेंगे कि दूसरे जो ऑप्शन है वो इसके आंसर क्यों नहीं रहेंगे। पहला वाला है आई आस्क्ड यू टू ओपन द डोर, सवाल बोल रहा है ओपन द डोर और इसमें कह रहा है आई आस्क्ड यू टू ओपन द डोर। आस्क्ड यानी कि यहां पर टेंस चेंज हो गया तो ये नहीं लेंगे हम। बी है यू आर बीइंग आस्क्ड बाय मी, यू आर बीइंग आस्क्ड। अब बीइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो ये टेंस भी चेंज हो रहा है और साथ ही आस्क को थर्ड फॉर्म में नहीं ले रहा है बल्कि फर्स्ट फॉर्म में ही ले रहा है। थर्ड फॉर्म जो होती है वो निशानी होती है पैसिव वॉइस की, तो इसलिए इसे भी नहीं करेंगे हम सिलेक्ट। और डी जो है अनलॉक अ डोर प्लीज, ऊपर जो है ओपन द डोर ये कमांड दे रहा था, ऑर्डर दे रहा था और डी ऑप्शन में उसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, प्लीज आ रहा है वहां पर, इसलिए ऑप्शन डी वाला भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हम। सो सी ऑप्शन लेट द डोर बी ओपन, इसी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 67 ए, बी, सी और डी का निशान लगी हुई 4 शक्लों में से 3 शक्लें बिलतरतीब और किसी तरह एक जैसे हैं, जबकि इनमें से एक बाकी से अलग है। आपको वो शक्ल चुनना है जो अलग है, अलग वाली शक्ल चुनना है। ए शक्ल में देखिए जो ट्रायंगल है वो अपोजिट एंड की तरफ है, बीच में है, बी में भी ट्रायंगल बीच साइड में है, सी में भी ट्रायंगल बीच साइड में है। इसके अलावा ए बी सी में एक बात ये भी है कि जो फिगर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। पहले वाली जो फिगर थी वो ट्रायंगल इस जानिब था, फिर उसके बाद वाली फिगर में ट्रायंगल
यहां हो गया, इस तरह से हो गया, मतलब फिगर कैसे हुई, इस तरह से टर्न हुई। और सी में भी वैसे ही हो रहा है, ट्रायंगल फिर इधर आ रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। अब जब डी में देखेंगे हम, तो डी में ट्रायंगल इस तरह से यहां पर आना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है, बल्कि इस तरह से आ रहा है। सो ऑप्शन डी जो रहेगा वो अलग फिगर हो जाएगी, ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 68, दिमागी खराबी की सूरत हाल डैश के साथ मशरूत है। मेंटल रिटार्डेशन इज अ कंडीशन विद, मेंटल रिटार्डेशन क्या बीमारी होती है या क्या गैर तवाजुन होता है। औसत से कम जहानत, मवासलत की गैर मामूली सलाहियत, जबरदस्त जिस्मानी शबिया, और डी है फिट्स। फिट्स यानी कि ये फिजिकल डिजीज होता है। जबरदस्त जिस्मानी शबिया, ग्रेट फिजिकल लुक्स, ये भी जो है ये तो बीमारी में ही इंक्लूड नहीं होगा। बी है मवासलात की गैर मामूली सलाहियत, ये जो है वो बीमारी में इंक्लूड नहीं होगा बल्कि सलाहियत में इंक्लूड होगा। ए वाला ऑप्शन औसत से कम जहानत, यही जो है ये दिमागी खराबी से रिलेट करती है, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 69, मुंदरजा झैल में से कौन एक मौलिम के लिए मनफी शख्सियत की खासियत हो सकती है। मतलब मुंदरजा झैल में कुछ मनफी बातें दी गई है, तो वो मनफी बातों में से कौन सी मनफी बात असातिज़ा के लिए मनफी बात असल में होगी। पहला है मवाद के बारे में मालूमात की कमी, दूसरा है अच्छी तरह सुनने की सलाहियत में कमी, तीसरा है फैसला करने की खराब सलाहियत, और चौथा है ए बी सी, ये तीनों। अब यहाँ पर देखिए जवाब में मवाद के बारे में मालूमात की कमी सिर्फ इसी को जवाब दे रहा है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये तीनों सलाहियतें जो है, अगर ये तीनों सलाहियतों में कमी पाई जाती है या फिर ये तीनों सलाहियतें नहीं पाई जाती है, तो वो उस्ताद की शख्सियत का मनफी रुख होते हैं। मवाद की कमी, नॉलेज की कमी, सुनने की सलाहियत बराबर ना होना, फैसले करने की भी सलाहियत ना होना, ये तीनों ही सलाहियतें जो हैं ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं किसी एक टीचर के। तो इसका असल जो जवाब है वो ए बी सी ये तीनों होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जवाब जो दे रहा है वो ऑप्शन ए लैक ऑफ कंटेंट नॉलेज दे रहा है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 70, एनोरेक्सिया नर्वोसा डिसऑर्डर इज। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये जो डिसऑर्डर है ये कौन सा डिसऑर्डर है, मतलब इस क्या चीज होती है ये पूछ रहा है हमसे। एनोरेक्सिया डिसऑर्डर, नर्वोसा डिसऑर्डर जो है ये वजन बढ़ने का जो डर होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन बी फियर ऑफ गेनिंग वेट को सिलेक्ट करेंगे हम। अब यहाँ पर जो दूसरे फियर बोल रहा है, फियर ऑफ फेसिंग पीपल, ये एंथ्रोफोबिया होता है। फियर ऑफ गेनिंग वेट यही आंसर है जिसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा डिसऑर्डर कहते हैं। फियर ऑफ स्लीपिंग जो होता है वो सोमनीफोबिया होता है, और फियर टू लूज क्लोज वन इसे हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले ही पेपरों। ऑप्शन बी वजन बढ़ने का अंदेशा, इसे सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 71, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ये। एक फिगर दी गई है, उससे कौन सी फिगर बनती है ये पूछ रहा है हमसे। एक्स शक्ल में दिए गए टुकड़े से ए बी सी डी में से कौन सी शक्ल बन सकती है। अब यहाँ पर देखिए जो टुकड़े दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं। एक छोटी वर्टिकल लाइन दी गई है, एक बड़ी वर्टिकल लाइन दी गई है, और इस तरह से दो एंगल नुमा कर्व्स दिए गए हैं। सो इससे मिलती जुलती जो फिगर है वो ऑप्शन सी वाली फिगर है, सी को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72 में एक हुर्फी सिलसिला दिया गया है EFHK क्वेश्चन मार्क टी। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा हुरुफ आएगा, कौन सा लेटर रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना है। सो हुरुफ के
पोजीशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे हम इसे। सबसे पहला है ई, फिर है एफ, फिर है एच, फिर है के, फिर एक ब्लैंक है, फिर है टी। ई अगर हम देखते हैं तो ई जो होता है ये 5वें नंबर पर होता है, एफ होता है 6ठे नंबर पर, एच होता है 8वें नंबर पर, के होता है 11वें नंबर पर और टी जो होता है वो 20वें नंबर पर होता है। अब यहाँ पर देखिए 5 का 6 हो रहा है, 6 का 8 हो रहा है, 8 का 11 हो रहा है, मतलब 1 से बढ़ रहा है, फिर 2 से बढ़ रहा है, फिर 3 से बढ़ रहा है, +1, यहां से यहां पर +2, +3। अब यहां से यहां पर जाएगा तो इसका मतलब है +4 होगा, यानी कि 11 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15वें मुकाम पर जो भी हुरूफ होता है, लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। 15वें मुकाम पर ओ होता है तो इसलिए हम 15वें मुकाम का ओ सिलेक्ट करेंगे। तस्दीक कर लेते हैं इसकी। +4 के बाद अगला जो है वो +5 से कैरी होना चाहिए, मतलब के 5 से बढ़ना चाहिए। तो 15 में 5 मिलाते हैं तो 20 होता है, 20 है टी। इस तरह से जवाब की तस्दीक भी हो जाती है। ऑप्शन बी ओ ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 73। मंदरजा झैल सवाल में 3 आइटम है, मतलब 3 चीजें दी गई है जिनके माबैन मुख्तलिफ ताल्लुकात है। दायरे के एक सेट के जरिए यकसा ताल्लुक को जाहिर किया जाता है। हर दायरा साइज से क़िता नजर एक चीज की नुमाइंदगी करता है। चीजों के दायरों के दुरुस्त सेट को सिलेक्ट कीजिए। औरतें, शादीशुदा लोग और काम करने वाली बीवियां, इनको जाहिर करने वाला जो है वो कौन सा है, वो हमें सिलेक्ट करना है। अब इंसान 2 है, इंसान में जिन्स 2 है, एक मर्द और एक औरत। तो मर्द और औरतों के लिए अलग अलग बनेगा। अब मर्द और औरत इन दोनों के अलग अलग दायरों में से एक दायरा मतलब कुछ कॉमन पार्ट होगा जो कि शादीशुदा होंगे। सो मर्द को तो यहां से हम अभी हटा देंगे, सिर्फ औरतों के बारे में बात करेंगे। तो औरतों के लिए एक दायरा बनेगा। इस तरह से ये औरतों के लिए दायरा हो गया। अब इनमें से कुछ औरतें होंगी जो शादीशुदा होंगी, इनमें से कुछ औरतें होंगी जो शादीशुदा होंगी। आई एम सॉरी, यहां पर शादीशुदा लोग बोला गया है। सो शादीशुदा लोग में से कुछ ऐसी हैं जो औरतें हैं। ये औरतों में से कुछ ऐसी है जो शादीशुदा है। अब इनके अंदर काम करने वाली बीवियां, इनके अंदर काम करने वाली बीवियां। सो हर कोई तो काम करने वाली लेडीज नहीं होंगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ से इस पार्ट में से जो ऐसी औरतें जो कि शादीशुदा है और काम भी करती हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल लेंगे। ये सर्कल जो रहेगा ये वर्किंग वुमेन्स के लिए, काम करने वाली बीवियों के लिए, वर्किंग मैरिड वुमेन्स के लिए चूज किया जाएगा। तो इस तरह से बनेगा ताल्लुक को जाहिर करने वाला खाका। ऑप्शन बी जो है वो इसी तरीके से है, इसलिए ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे हम। सवाल नंबर 74 है, दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश कीजिए। बेजोड़ ऑड वन आउट करना है हमें यहाँ पर। येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज, येलो ब्लैक और रेड ऑरेंज। ऑप्शन डी रेड ऑरेंज रहेगा, क्योंकि ऊपर के तीनों में येलो दिया गया है, चौथे में डी में येलो नहीं है। सो ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 75। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मदारी मुद्दत। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उर्दू में इसे हम साकिन अर्जी सैयारा कहते हैं। 10th के सिलेबस में मौजूद है ये साकिन अर्जी सैयारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका जो वक्त दौरा होता है वो
24 घंटे होता है। कितना होता है? 24 घंटे होता है। और यही वजह है कि वो जमीन से साकिन दिखता है, मतलब जमीन जिस स्पीड से घूमती है उसी स्पीड से ये वाला सैयारा भी घूमता है, इसलिए ये जमीन से साकिन दिखाई देता है, इसीलिए इसे साकिन अर्जी सैयारा कहते हैं। सो वक्त दौरा के लिए यहाँ पर मदारी मुद्दत का वर्ड यूज किया गया है। डी वाला ऑप्शन 24 आवर्स, इसे सिलेक्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। ये था सवाल नंबर 75 पार्ट 3 क्वेश्चन पेपर 3 का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व करेंगे, जो कि पार्ट 4 होगा।